नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और एक पार्टी के रूप में, एक संगठन के रूप में इस पार्टी को उन चुनौतियों का सामना करना है तो संगठन को बहुत मजबूत करना ही होगा, क्योंकि 2022 सामने है और सबसे बड़ा लक्ष्य 2024 है, क्योंकि तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की कवायद अभी से शुरू हो गई है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया है और उस पुनर्गठन में कुछ ऐसा किया गया है जो आपके लिए जानने का विषय हो सकता है कि आखिर में पार्टी ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया। गांधी परिवार को चेक एंड बैलेंस करने के लिए वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी पार्टी में बहुत दिनों से हैं, सेवाएं दे रही हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं, लेकिन इस बार मेनका गांधी और वरुण गांधी की छुट्टी कर दी गई। साथ ही साथ तेज तर्रार और आप कह सकते हैं फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उनको भी कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई। यह तो हुई बड़ी बात, और साथ ही साथ वो बातें भी हुई जिसमें जाति को एक तरह से फैक्टर माना गया और उस फैक्टर को साधने के लिए एक बड़ी कवायद की गई है कि गैर यादव ओबीसी जातियों को साधने की कवायद की जा रही है, क्योंकि 2022 चुनाव सामने है और उसके तहत कई ऐसे नेताओं को इंक्लूड किया गया है जो शायद कार्यकारिणी में नहीं आ सकते थे, लेकिन इस बार उनको शामिल किया गया है। और इसके साथ ही साथ यूथ्स को, अर्थात नौजवानों को तरजीह दी गई है, अर्थात अनुभव और नई चेतना को एक साथ मिलाकर के आगे बढ़ने की कवायद की गई है। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में मात खाने के बाद, हार प्राप्त करने के बाद, हार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बंगाल को एक बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है। इससे भी क्या साधेगी पार्टी, यह भी जानना जरूरी है। और साथ ही साथ कुल मिलाकर के पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की नीतियां क्या हों और उसमें सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, वो किस तरीके से आगे बढ़े, उसकी क्या दिशा हो और उस दिशा के बाद एक बेहतर दशा की ओर पार्टी बढ़े या सरकार बढ़े, इसके लिए भी कार्यकारिणी में ऐसे सदस्यों को शामिल किया गया है जो इन मामलों के विशेषज्ञ हैं। बड़ा सवाल है कि अगर इतनी कवायद की गई है तो उसके सामने लक्ष्य क्या है। आज इन्हीं मामलों पर चर्चा करने के लिए हम दो खास मेहमानों के साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रदीप भटनागर जी, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुत नजदीक से जानने, समझने और उस पार्टी के सारी गतिविधियों को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रास जी, आप बंगाल मामलों के भी जानकार हैं। बंगाल को इतना ज्यादा तरजीह देना किस बात की ओर संकेत करता है? देखिए, मैं पहले आपकी बात तो आप कभी कह रहे थे कि बंगाल में भाजपा ने मार, क्योंकि ये जो एक एजेंट रखा है भाजपा ने बंगाल में मार, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि बंगाल में किसने मार खाई? ठीक है, ममता बनर्जी ने तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन बंगाल से कौन आ रहा? बंगाल में कौन साफ हुआ? अगर बंगाल का आप देखें, आए या आया, बंगाल में वाम दल और कांग्रेस साफ जी। वाम दल मतलब माकपा का अपनी जमानत बचा सका। विधानसभा चुनाव में 2016 में भाजपा ने 3 सीट, 2021 में भाजपा ने 77 सीटें दी। वाम दल जो मिला के 70 सीट लाए थे वो 0 पे आ गए, तो हारा कौन? ये जो एक तथाकथित मुखिया का एक वर्ग जो हल्ला मचा रहा है, शोर मचा रहा है कि बंगाल में भाजपा हार गई, भाजपा तो 3 से 77 गई है। भाजपा ने बंगाल में अपना जनाधार बढ़ाया है, बहुत बढ़ाया है, कई गुना, 25 गुना अपना जनाधार बढ़ाया है। और हाँ, ये जरूर बात है कि जो दावे किए थे कि हम सरकार बनाएंगे, और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो जब चुनाव में जाती है जो पार्टी, बिल्कुल
जी वो सब दावा करते हैं भाई हम सरकार बनाएंगे। कम्युनिस्ट जी पार्टी भी जो जो कम्युनिस्टों का, कांग्रेस का और जो एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन था, उसका भी दावा था हम सरकार बनाएंगे, सरकार में आए तो हम ये करेंगे। हम्म भाजपा ने पिछले 4-5 साल में, या कहें कि आप लोकसभा, अभी पिछले विधानसभा 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा आज बंगाल में सबसे बड़ा दल है। इसमें दो राय नहीं, लेकिन ये तो है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना, और आकलन हम लोगों का था, शायद आपका भी था, जहां तक मुझे याद है, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। हम एवी स्टार न्यूज के दर्शकों को ये जानकारी दे दें। जी देखिए दिवाकर, जी भाजपा की सरकार नहीं बनी, भाजपा को जो अपेक्षा थी वो सीट नहीं आई, ये अलग बात है। हम्म उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल जनता ने वोट नहीं दिया। जनता तो वोट देना चाहती थी, जनता वोट देने के लिए बूथ तक नहीं पहुंच पाई, उसकी जांच कौन कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बंगाल में अभी तक इतनी विधानसभा बड़ी चुनाव के हिंसा बाद हुई। ही बिल्कुल 60 लोग बिल्कुल मारे गए हैं। उससे बिल्कुल पहले कितने लोग मारे गए थे? पिछले बिल्कुल 10 साल में इतना रक्तपात बंगाल में हुआ है। वो बिल्कुल। एक अलग विषय है, लेकिन ठीक है, आज का विषय जो है, अगर उसकी हम बात करते हैं, हम्म तो बंगाल में अभी 18 एमपी थे, ठीक है, अभी अभी एक एमपी छोड़ के चल चले गए हैं। हम्म तो बंगाल लोकसभा हरियाणा में 10 सांसद हैं, पंजाब से 2 सांसद हैं, जी उत्तराखंड से 5 सांसद हैं। तो अगर हम ऐसे ऐसे साउथ से कितने दक्षिण भारत के सांसद हैं, और हम इस तरह से बात करें तो बंगाल को जिस वहां पर विधायकों की संख्या है या वहां पर सांसदों की संख्या है, उस हिसाब से कार्य समिति में नेताओं को लिया गया है। हम्म पर खास तौर पर हैं, जैसे मिथुन चक्रवर्ती को कार्य समिति में रखा है। मिथुन जी चक्रवर्ती टीएमसी में चुनाव से पहले ही आए थे, और उनके ऊपर चुनाव के बाद भी उन पर एक मुकदमा लगाए गए, उनको इस तरह से परेशान किया, लेकिन फिर भी वो पीएम अभी बीजेपी में है। जी लेकिन जो बाबुल सुप्रियो, जो अभी विधानसभा चुनाव में हारने के बाद आरोप लगा रहे थे हम्म कि उनकी हार तो टीएमसी का भय, आतंक और गुंडागर्दी के कारण हुई है, जी तो जी अब हम ऐसे कई है जो हम्म ममता बनर्जी को चुनौती देने आए थे। अभी हम्म सब्यसाची दत्ता चले गए हैं, मुकुल राय चले गए हैं, हम्म लेकिन इनके जाने के पीछे बहुत से दूसरे और भी कारण हैं। हम्म सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बीजेपी से कोई, बीजेपी के भी कारण हैं, कुछ जी उनके भी निजी कारण हो सकते हैं। जैसे मुकुल राय पर उनके बेटे का दबाव था, नहीं आप बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जाइए। उनके हम्म ऊपर 35 मुकदमे जब से वो बीजेपी में आए तब से टीएमसी राज में लगाए गए थे। तो अब हम्म उनकी उम्र, उनकी सेहत का जवाब था कि वो जाके अपने चैन से उठते रहे। तो उसमें हम्म बहुत सारे कारण हैं। लेकिन हम्म आज जो अभी आप कह रहे हैं कि की कार्य समिति में मेनका गांधी, उनके बेटे वरुण गांधी या सुखदेव स्वामी को नहीं रखा गया है। हम्म रखा तो बस ये रखा गया, जो राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे हम्म विनय कटियार, उनको भी कार्य समिति में इस बार नहीं रखा। जी 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 तो है मीडिया में, मैं एक चीज आपको बताता हूँ हम्म कि हम कारणों का आप बहुत गहराई से विश्लेषण करें हम्म तो ये लखीमपुर खीरी वाला जो कांड है, हिंसा की जो हुई है, इसमें 4 किसान सहित 8 लोग मारे गए, पत्रकार की भी हत्या की हम्म गई। लखीमपुर खीरी कांड जिसको कहा गया, हम्म नहीं तो भाजपा ने तो पहले भी एक चर्चा थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव का टिकट दी जाए या ना दी जाए, और ये पहले से ही मन बन गया था कि मेनका गांधी को या वरुण गांधी को अब ज्यादा महत्व नहीं देना। देखिए उसकी एक साफ वजह आप बताएंगे, जी 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 लेकिन जी मेरा जो मानना है या मेरी जो जानकारी है ये था कि जब भाजपा में आई हम्म गया था कि ये कांग्रेस में गांधी परिवार को मुकाबला करते हैं, मुकाबला करें जी, बिल्कुल 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 और इसी तरह वरुण गांधी को लाया गया। वरुण गांधी को आपने देखा राजनाथ सिंह बनाया, जी और साथ ही बंगाल का प्रभारी भी बना, हम्म या राकेश स्वयंसेवक, कुछ लोग को बढ़ावा दिया जाए। हम्म खास तौर पे अगर हम पूर्व
वो चाहते जी। थे बनाया जाए गांधी परिवार का मुकाबला गांधी परिवार का कोई व्यक्ति करे, हम्म। लेकिन चर्चा में ये भी आया कि वरुण गांधी को अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन वो लड़ने को तैयार नहीं हुए। खास तौर पे उनका प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के प्रति बहुत नरम रवैया रहता है। जी। आपने देखा होगा कि वो कभी उन पर राजनीतिक टीका टिप्पणी भी टिप्पणी नहीं करते। जी 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 जी। और दूसरा मेनका गांधी को जब 2014 में 2014 से 19 तक का दिखा रहे थे, महिला और बाल विकास मंत्रालय का, तो वहां पर उनकी हरकतें तो प्रधानमंत्री को भी खराब लगी। अच्छी नहीं जैसे लगी। उन्होंने अपने जॉइंट सेक्रेटरी को कहा कि बड़ी मीटिंग में कहा कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारती थी, जी। जिसकी शिकायत कैबिनेट सेक्रेटरी से की गई थी। मामला पीएम को पहुंचा था, उस समय नहीं कार्रवाई की गई, लेकिन 2019 में उनको टिकट दिया गया, मंत्री भी बनाए गए। तो लेकिन इसके बावजूद जो क्योंकि ठीक है, उनका अपना एक सर्कल है, पीलीभीत हो या सुल्तानपुर हो, सुल्तानपुर। जी वो अपना एक जी। समानांतर एक संगठन बना के चलते हैं। उन्हीं लोगों के काम होते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जाते हैं तो ज्यादा तवज्जो भी नहीं मिलती है। बहुत तो बहुत ऐसे अहम वैसे बात कहे, बहुत अहम बात कहे। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। प्रदीप जी, आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, चूंकि भाजपा को बहुत नजदीक से रास बिहारी जी जानते हैं, समझते हैं, और बंगाल पर तो उन्होंने किताब भी लिखा है, वहां की खूनी संघर्ष और राजनीति पर। प्रदीप जी, मेनका और वरुण का जो तौर तरीका है, वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं जहां से अभिराज जी को मैंने रोका था, कि ये ऑटोक्रेटिक तरीका भाजपा ने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत कुछ संभालने की कोशिश की। क्या यही कारण था कि दोनों से थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश की गई है? प्रदीप जी, प्रदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, सुन रहा हूं आपको मैं। हाँ, तो आपसे मैंने सवाल किया कि जी ऑटोक्रेटिक तरीका जिस तरीके से मेनका गांधी का रहा है, वरुण गांधी का रहा है, और इधर किसानों के मुद्दे पर तो वरुण अजीब तरीके से वोकल हो रहे थे, पूरी तरह से विपक्ष का काम वो आसान कर रहे थे। पार्टी में अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस कार्य समिति में जगह नहीं दी गई जिस कार्य समिति के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा तय करती है, अपनी कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त करती है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शेख साहब, मैं आपको अगर इस चीज बताऊं, देखिए पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है, और यहाँ पे थोड़ा सा अनुशासनहीनता, प्रदीप थोड़ी जी तक मेरी अनुशासनहीनता। आवाज पहुंच रही है, लेकिन उनकी जी आवाज हमें नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ मैं रही है अपने मेरे को। पीसीआर सहयोगी से कहूंगा आप उसको देखें, तब तक मैं राज जी से बात करता हूं। राज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे थे। ऑटोक्रेटिक तरीका जो था, जो अपने आप को पार्टी से थोड़ा ऊपर दिखाने की कोशिश, खास करके अपने संसदीय क्षेत्र में, ये भी भारतीय जनता पार्टी को और उनके रणनीतिकारों को अच्छा नहीं लगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही सर, आप बोले जी। अब आप बोलिए सर। राज जी, अपनी बात रखिए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एकदम साफ आ रही है, अब मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी तो मेरा मैं अपनी बात जारी रखूं? जी जी जी, आप अपनी बात जारी रखिए सर। मेनका गांधी या वरुण गांधी को कार्य समिति में नहीं रखा गया जी। उसी तरह का रवैया सुब्रमण्यम स्वामी का। आप जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी को अटल बिहारी वाजपेयी कभी पसंद नहीं करते। अटल जी के कारण ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कभी शामिल नहीं। पिछले कई सालों से वो अपनी पार्टी जनता पार्टी चला रहे, और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ कारणों से उनका जुड़ाव विश्व हिंदू परिषद में हुआ या आरएसएस के कुछ नेताओं से, पदाधिकारियों से। इस पहल पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, लेकिन वो गाय बगाए। ठीक है, उन्होंने गांधी परिवार पे हमला बोला, और खास तौर पे जो नेशनल हेल्थ वाला मसला था वो कोर्ट में लेके गए,
जी। लेकिन यह है कि वो कभी ना कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे या भाजपा के कुछ कार्यों को लेकर टिप्पणी करते हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री पद मिली और जब वो बीजेपी में उनको लाया जा रहा था तो उनकी तो बहुत लंबा इंतजार भी करना पड़ा, उन्हें बार बार कहना पड़ा कि दूल्हा तैयार है, बाराती तैयार नहीं। लेकिन उनका जो एक फायदा भाजपा पार्टी को होना, वो उनका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, वो अपने राज्यसभा सदस्य बना दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कार्य समिति में भी पिछली बार रखा, लेकिन उन्हें पार्टी ने उस तरह कभी कोई तवज्जो नहीं, उनको राजनीतिक मंचों पे नहीं बुलाया गया, उन्हें कभी चुनाव प्रचार में नहीं भेजा गया। तो ये तो अपना ही था, क्योंकि जिस तरह से स्वामी चल रहे थे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर लेकिन कई ऐसे नेता भी गए हैं जिनका अभी जो अभी सक्रिय भी हैं जी। और क्योंकि कितने कितने लोग कार्य समिति लंबी चौड़ी कार्य समिति है, 200-250 कार्य समिति में 700 मिला के। तो उस तरह से कार्य समिति में बहुत सारे लोग रह जाते हैं, कभी चले जाते हैं, तो ये चलता रहता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कार्य समिति में नहीं आए हैं तो पार्टी में आपकी कोई कम हो जाती है, या पार्टी में आपको सक्रिय नहीं माना जाता है, या पार्टी आपको कोई काम नहीं देती है। ऐसे बहुत सारे लोग, देखिए ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी में पदाधिकारी हैं और वो काम भी नहीं है, लेकिन उनको पदाधिकारी बनाया गया है। तो जब गाय बनाए उनको, जैसा भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 5 बजे आपके सामने उपस्थित बनाए गए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चुनाव हार गए थे, हरियाणा के कैप्टन बन्नू हैं, उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समय समय पे पार्टी अपने हिसाब से काम देती है, उनका उपयोग करती है। तो और उसके लिए आवश्यक नहीं है कि कार्य समिति में आप रहें। कार्य समिति में आपको ये लग रहा है कि वरुण गांधी को और मेनका गांधी को आगे काम मिलेगा, या उनको वो महत्व मिलेगा जिसकी दरकार उन्हें है, लेकिन पार्टी नहीं समझती? जी। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने जी जल्दी घोषणा होने वाली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में अगर आप मेनका गांधी और वरुण गांधी के कार्यक्रमों को देखें या उनके गतिविधियों को देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि वो बीजेपी कुछ फायदा करने वाले, क्योंकि पीलीभीत में ठीक है कुछ वो दिक्कत पैदा, लोग नुकसान कर पार्टी की क्या करेंगे तो आगे की बात है, क्योंकि सुल्तानपुर में भी मेनका गांधी का अपना तो कोई वजूद है, जो वजूद था वहां पे वो भारतीय जनता पार्टी को है। यही पीलीभीत में, ठीक है, पीलीभीत के कुछ हिस्सों में उनके पास में अपने पुराने समर्थक थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेनका गांधी पीलीभीत में या सुल्तानपुर में मेनका और वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा या जिताने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि वरुण गांधी की एक बड़ी महत्वाकांक्षा भी है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ये प्रोजेक्ट कराने की पूरी कोशिश की कि पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मैं आपको रोकना चाहूंगा, लगता है कि प्रदीप जी के साथ हमारा संपर्क जुड़ गया है। प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अब आपसे सवाल है। राज जी बहुत देर तक बातें कर रहे हो, बहुत गूढ़, और वो बातें कर रहे थे जो वास्तव में भाजपा रणनीति के रूप में सोच रही है। लेकिन एक सवाल तो बनता है सर, एक साथ माँ बेटे को कार्य समिति से दूर करना कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है आपको? देखिए, ये माँ बेटे बिल्कुल, हाँ, माननीय सांसद हैं और माँ बेटे हैं, बिल्कुल ठीक कही आपने, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है भाजपा में आने के बाद। ये पारिवारिक माँ बेटे हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी माँ है और उसके सब हम पुत्र हैं, और उस दायित्व से वो भारतीय जनता पार्टी में थे और माननीय सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं तो अभिनंदन और वंदन करता हूँ। दूसरी चीज देखिए, बिल्कुल मैं सुन रहा था, एक भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है और सिस्टम से कोई जो फॉलो नहीं करता तो थोड़ा सा उसको कहीं आना पड़ेगा, प्रथम पंक्ति में आना पड़ेगा, और लाना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनुशासनहीनता कहीं बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। नहीं, आप और मानते हैं ना कि वरुण गांधी जो कुछ कर रहे थे वो अनुशासनहीनता ही है? आप मान रहे हैं ना?
हाँ जी, मैं बताता हूँ। देखिए, वरुण जी ने 2-3 बार स्टेटमेंट दी, मगर वरुण जी को स्टेटमेंट देने से पहले ये सोचना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता और नेता छोड़ रखे हैं टीवी पे बोलने के लिए माध्यम से। आपने देखा कितने सांसद हैं, चाहे तो सारे सांसद आ सकते हैं टीवी के माध्यम से बोलने के लिए, मगर एक पार्टी ने सिस्टम बना रखा है बोलने का और अपनी बातें रखने का। मगर वरुण जी को यह भी एक सोचना पड़ेगा कि आप सांसद के साथ साथ एक आप जनप्रतिनिधि भी हैं और एक पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही अपना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, राज्य मंत्री उनमें से ही निकल के आते जो आते हैं। तो थोड़ा सा कई चीजों पे विराम देना चाहिए और सोचना भी पड़ेगा वरुण जी को, क्योंकि वरुण जी एक वरिष्ठ सांसद है और कई बार सांसद भी रह चुके हैं, तो ये चीजें वरुण जी को भी सोचनी पड़ेगी। रही आपने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करी, देखिए इसमें एक सिस्टम है, इसमें तो उस कार्यकारिणी में बड़े बड़े वरिष्ठ नेता नहीं रहे और अब आए भी हैं और ये चीजें चेंज होती रहती है। ये संगठन में परिवर्तित और परिवर्तन चलता रहता है और ये कोई नई बात नहीं है। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, हो सकता है मेरा नंबर आ जाए और कोई वरिष्ठ हट जाए, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है जो चलता है संगठन के अंदर। भाजपा कोई एक निजी पार्टी तो नहीं है, कोई चलाएगा एक ही जना चाबी भरेगा और एक ही जना चाबी को निकालेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है भाजपा में। भाजपा की जो कार्य समिति है वही सब समिति सब चीजों को पैनल बनाती है, गठित करती है, किसका नाम आना चाहिए, किसका नहीं आना चाहिए। और आप अगर चीज देखेंगे तो बहुत लंबे समय तक मेनका गांधी जी और वरुण जी काफी लंबे टाइम तक कार्यकारिणी और बड़े पदाधिकारियों में रहेगी, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो पीछे लोग बैठी है उसको भी इंतजार है आगे संगठन में चलने का, आने का। नहीं, ये तो ठीक है, मैंने माना। और कम से कम वरुण गांधी का जो बयान अभी आ रहा था किसानों को लेकर के, पिछले 10-15 दिनों से जो आता रहा है, निश्चित रूप से वो अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। सवाल यह है कि मेनका से कहां चूक हो गई। देखिए, आप वरुण जी अगर बात करें किसानों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता और मंत्री सारे सब चिंतित हैं किसानों के आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर भी। मगर आप इस चीज को अगर बैकफुट से हटके अपने आप को कोई हटके कुछ अगर स्टेटमेंट देते हैं, वो पार्टी संगठन के लिए ठीक नहीं होता है। और आप इतने लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, सांसद हैं, कार्यकारिणी में रहे, और आप तो संगठन के महामंत्री और कार्यकारिणी में तो आप। मैं मेनका पर सवाल कर रहा हूँ जी, मैं वही कि आपको अनुशासन और कार्यकर्ता को देना चाहिए, ना कि अनुशासन तोड़ना चाहिए। अब आप मेनका गांधी जी की बात करें, देखिए मेनका गांधी जी सांसद है, बहुत वरिष्ठ है, मंत्री भी रह चुकी है। मगर जो सिस्टम संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि नए लोग अगर और भी लोगों की बारी आती है सोच को बदलने के लिए, नए संगठन नई चीज लाने के लिए, मेनका जी को अगर संगठन ने कार्यकारिणी ने से अलग दो करा है तो नए लोग आए भी हैं। ये सिस्टम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि अगर कांग्रेस की तरह अगर अध्यक्ष बना तो एक ही बना और लंबे टाइम तक बना, इस संगठन सिस्टम में नहीं है। आपने देखा कि जो आज रक्षा मंत्री है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और जो अब गृह मंत्री है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अब हमने चीजें बहुत कुछ देखी और लंबे टाइम से देखी। यही एक खूबी है भारतीय जनता पार्टी की कि जो सबसे पीछे कार्य है, ठीक है, तो कब आगे आ जाए पता नहीं होता। ये आपकी उस साफगोई को मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं प्रशंसा भी करता हूं, एक पत्रकार के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में। और जो मैं महसूस करता हूं कि वरुण गांधी एक पार्टी लाइन से अलग हट करके बात कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, और कम से कम उनको पार्टी कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दे रही, कोई पूछताछ नहीं कर रही, बस कार्य समिति में जगह नहीं दी। बात यहां हो जाती है कि इन लोगों को थोड़ा सा अलग करके और कुछ नए लोगों को तरजीह दी जानी है। राज जी, तरजीह जो दी गई है उसमें यूथ्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी में अनुभव अब सिर्फ आधार के तौर पर रहेगा, काम सब कुछ नवयुवक करेंगे? जहां तक एजेंडा की बात है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी में और खासतौर से हम अगर बात करें प्रधानमंत्री, जैसे उन्होंने मंत्रियों के लिए या सांसदों के लिए एक आयु तय कर 75 वर्ष से ऊपर का नहीं मंत्री बनेंगे या सांसद नहीं रहे तो विधानसभा या उसमें मौका ना मिले, पार्टी पदाधिकारी मौका ना मिले। लेकिन ऐसे बहुत से उनको दराज देता है जिनको कई राज्यों में राज्यपाल बना के दिए जाते हैं। अभी भी देखा जा रहा है, पहले भी देखा गया ऐसे कुछ नेताओं की तो राज्यपाल निधन भी हुआ। तो पार्टी में तो नए लोगों को ला रही है। सबसे बड़ी बात है नए लोगों के नाम पे, जैसे कि कुछ लोग, क्योंकि देखिए जिस तरह से
जो कर रही है वो समान है, सब दिग्गज नेता था। जी जी जी। जो एक पहले था कि कुछ ऐसे कुछ जो अगली पंक्ति के लोग हैं, जो दूसरी पंक्ति के लोग हैं, जो उभरते लोग हैं, उनको मौका तो दिया है, लेकिन जैसे युवा मोर्चा में नए लोग हैं, जी जी या जी अनुसूचित जाति मोर्चा में नए लोग हैं, जी किसान मोर्चा में भी नए लोग हैं, जी कार्यकारिणी में भी और सारे ऐसे नए लोग हैं। उसमें जैसे अब मिथुन चक्रवर्ती हैं, या बंगाल से जो 3 लोग ले गए वो भी पार्टी में नए हैं। तो उसी तरह से अन्य जैसे अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में दिया जगह गया, दी गई है, कार्य बिल्कुल समिति में रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कहीं ना कहीं सबको ऐसे जोड़ने की कोशिश की गई है। तो पार्टी में ये राज रहता है जी। कि भाई जिनकी जहाँ जैसी क्षमता है, जिनका जहाँ जनाधार है, जिनका जी जहाँ उपयोग किया जा सकता जी है, जी जी तो उनके अनुसार उनको कार्य समिति में रखा जाता है। हर आदमी से कैसे काम किया जा सकता है वो हमें चुनाव में कहा हमारे भाई। अभी आप देखेंगे तो जिस तरह से राज्यों में प्रभारी या सह प्रभारी बनाए, वो सबकी कार्य समिति का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से अगर आप देखें, जिस तरह से पार्टी में प्रवक्ता में जो लोग देख रहे हैं वो सब नए लोग हैं। नए लोग उसमें बहुत 1-2 लोग छोड़ के बहुत कम ज्यादातर लोग ऐसे जिनका 15-20 साल में ही पार्टी में आना हुआ होगा या पार्टी से जुड़े हैं। तो बहुत सारे नए लोगों को पार्टी में लिया गया है, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और उनके हिसाब से, क्योंकि उनको कुछ सीखना है। अभी मैं जैसे एक जानकारी मैं आपको देता हूँ कि जैसे अनिल वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया, वो उड़ीसा से राज्यसभा में आए गए और उनको बीजू जनता दल की सहायता से वो राज्यसभा में उनको लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको अभी रेल मंत्री बनाने से पहले उनको पार्टी के कार्यालय में 4 महीने एक बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता की तरह से काम सीखने को भेजा गया। वो ये भी नहीं बता देते मैं सांसद हूँ, उनको 4 महीने बीजेपी की कार्यशैली को समझने में लगा, उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि बीजेपी में काम करना पड़ता है। तो ये तो एक सिलसिला चलता रहता है कि पुराना जाएगा नया आएगा, पुराने, क्योंकि पार्टी में देखिए कुछ जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत में सभी पूर्व अध्यक्ष कार्य समिति का हिस्सा होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कार्य समिति का मतलब विधान दल के जो नेता होते हैं विधिवत कार्य समिति का हिस्सा होते हैं। उसमें अगर कोई विपक्ष का नेता ना हो या खाली विधायक दल का नेता हो उसको भी कार्य समिति का हिस्सा होते हैं। राज जी मैं इस पर आऊंगा। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता से ही पूछा जाना चाहिए कि बंगाल में आप लोग इसलिए ज्यादा ताकत अभी भी लगा रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी मोदी का विकल्प बनने की कवायद कर चुकी हैं और इसकी घोषणा भी वो 2 बार कर चुकी हैं। और अब तो वो लेख भी लिख रही हैं और उन लेखों में ये बता रही हैं कि राहुल किस तरीके से मोदी के विकल्प हो ही नहीं सकते, अगर विकल्प हो सकती हूं तो मैं, ये ममता के लेख में भी आ चुका है। सवाल यह है कि उस ममता को चेक एंड बैलेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगाना चाहती है और कार्य समिति में जिस तरीके से इंक्लूजन हुआ है, जिस तरह से प्रतिनिधित्व दिया गया है, वो साफ संकेत कर रहा है। प्रदीप जी, क्या ममता आपके लिए सचमुच में एकमात्र डर बनी हुई है विपक्ष की तरफ से? देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो खैर आप बिल्कुल अभी क्योंकि ममता जी चुनाव जीती है और मुख्यमंत्री बनी है पुणे, तो ये उत्सुकता तो केजरीवाल साहब में भी उठी थी और ये उत्सुकता गहलोत जी जब राजस्थान से मुख्यमंत्री उनमें भी उठी थी, बहुत करंट उठाधार पंजाब में भी देखा हमने। देखिए पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के जितने भी उदाहरण दिए मेरे साथ जो बैठे हैं आदरणीय पत्रकार जी, और बहुत अच्छा चीजें बताई। देखिए वहां रक्त भरी और रंजिश जो देखी हम आपने, और आसिनी जब वामपंथी और टीएमसी की लड़ाई थी, देखा हमने कितने लोग वहां के मारे गए, निर्दोष मारे गए। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जब पार्टी निर्माण हुआ और आज तक जो भी है, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी रक्त भरी रंजिश देखी और ना कभी हुई। हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं, हमने कभी ये सब झंडा फहराना, चलिए बैनर और पोस्टर के मामले कभी कभी नोकझोंक हो जाती थी, मगर ये नहीं देखा कि बम मार देना, सांसद घर बम फेंक देना, ये फर्स्ट टाइम। हम तो बहुत देखी चीजें कि क्या पश्चिम बंगाल में राजनीति में आने के लिए पहले लाशों के अंबार लगाने पड़ेंगे चढ़ने के लिए? क्या ममता जी ने सिंदूर को चुना
और उसने रण क्षेत्र बनाया, जो आज भी विकल्प के तौर पे देखा जाए, जहां से राजनीति शुरू करके रणनीति बनाई गई। आज सरकार बनाने के लिए पहल शुरू करी, और पहल के साथ साथ जो रणनीति और रणनीतिकार हमारे करनी पड़ी, वो नहीं आती है, सिखाई गई। और हमारे बहुत कार्यकर्ता मारे गए। हमने देखा, अगर पश्चिम बंगाल अच्छा हाईकोर्ट को इन्वॉल्व ना होना पड़ता। प्रदीप जी, चूंकि समयाभाव है, एक दो सवाल हम जल्दी जल्दी आपसे भी लेंगे, राज जी से भी। ये बताइए कि यादवों को आप नहीं जोड़ पाए, इसलिए अब गैर यादव ओबीसीज पर आप लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि उसका आपको फायदा मिलता है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूं और राजनीति को इस तरह से समझता हूं। अगर आप यादवों की बात उत्तर प्रदेश को लेके करते हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव जीता, वो एक मत, एक नारा और एक शब्द पे लड़ा और जीता। उसमें किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो। देखिए प्रदीप जी, सैद्धांतिक तौर पर तो ये सही है, लेकिन ये मानिए कि जातियों को, जाति फैक्टर को एक्सेप्ट करिए और उसको साधने की आप भी कवायद करते हैं। जो अभी 7 लोगों को आपने इंक्लूड किया है, जाति को ही साधा है आपने, तो ये मत कहिए। सब मिलता सब है, बिल्कुल है, क्योंकि राष्ट्रवाद और विकास का मुद्दा है, मैं मानता हूं, लेकिन जाति फैक्टर में उसको आप साधने की कवायद कर रहे हैं। अभी जो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी, और आपकी कार्य समिति बनी है उसमें भी, तो ये तो एक्सेप्ट करिए। और चुनाव भी आने वाला है, तो ये तो मानिए। देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की विडंबना और दुर्दशा है। जिन पार्टियों ने पीछे से राजनीति करती हुई आई, कांग्रेस टाइम से और अब तक, किसान, गरीब और पिछड़े वर्गों पे ही राजनीति करी गई, वोट बैंक बनाया गया, उस पर ही राजनीति करी गई। एक सरकार जो ऐसी आई जिसने विकास करा, जो काम करा, जातिगत नहीं करा, राजनीतिगत नहीं करा, क्योंकि एक नया उत्तर प्रदेश बनाना है, उस पर काम किया। आप अगर यादवों की बात करते हैं या पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आज का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व और काम देखा, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, हमारे यहाँ मोर्चे प्रकोष्ठ आज से नहीं बने हुए, ये बहुत लंबे और अरसों से बने हुए, ऐसा नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी में ना मैं खुद बैठा कार्यकर्ता, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि जातिगत राजनीति या आप जातिगत लोगों में बैठो, ये नहीं सिखाया गया। और जिस दिन ये चीज आएगी तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल बोलूंगा। अभी देखते हो, मेरे बड़े बुजुर्ग जितने मेरे पूर्ण कार्यकर्ता हैं और जो मेरे जिनके राह पे और जिनके अस्तित्व में आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, ना तो हमें ऐसी सीख मिली और ना हमने कभी ऐसा सीखा। राज जी, अंतिम सवाल है और संक्षिप्त में मैं जानना चाहूंगा इसका जवाब। सर, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसान के मोर्चे पर और किसानों को साधने में पूरी कवायद कर रही है और हर जगह उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? इस कार्य समिति में कुछ किसान और किसानी से, खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों को अगर जोड़ा जाता तो उसका फायदा पार्टी को मिलता ना? आप मानते हैं कि नहीं? देखिए, जिस तरह से आंदोलन, किसान आंदोलन का नुकसान मुझे नहीं लगता भाजपा पार्टी, ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत, खासतौर पर जितने जाति में ही और भी जातियां हैं, भी हैं, खातुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और रही यादवों की बात, तो यादव तो 2014 में भी बटा, 2017 में भी बटा, 2019 में भी बटा, सब भी बटेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई अखिलेश यादव तरफ यादव के बहुत बड़े नेता, ऐसा नहीं है। यादव में जो भी चाहती है कि देश तरक्की करे, के कुचक में नहीं फंसे, तो बदलाव तो है। लेकिन जहाँ पर हम देखें, ये तो ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई किसान आंदोलन से बीजेपी को जो तरह से चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जगह जगह रास्ता रोके जा रहे हैं, बिल्कुल की गई है,
उससे तो वहां के आसपास के लोग, जाने वाले लोग भी नाराज हो रहे हैं। राज जी, चूंकि हाँ, हमारे तो- पीसीआर के सहयोगी हमें संकेत कर रहे हैं कि बिल्कुल समय अब समाप्त हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, और जो आप ये अंतिम वाक्य कह रहे हैं सर, कम से कम मैं तो आपसे इस बात से सहमत हूं कि किसान आंदोलन के नाम पर पिछले 1-1.25 साल में जो कुछ भी इस देश में हुआ, उसमें हमारे किसान के कंधे पर बंदूक रख करके ये जो किसान राजनीति की जा रही है, करवाई जा रही है, कर रहे हैं लोग, उन पर तो सवालिया निशान उठता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को उसे नियंत्रित करना होगा और संवाद के रास्ते बंद नहीं करने होंगे। और शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं, उसी को पूरी तरीके से एड्रेस किया गया है और उसी के मद्देनजर एक ऐसे कार्य समिति में लोगों को इंक्लूड किया गया है जिनके सहारे पार्टी अपना एजेंडा तय करेगी, अपनी कार्य प्रणाली को ज्यादा अच्छे तरीके से चुस्त दुरुस्त करेगी और आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अपनी पैठ बनाएगी। राज जी, आप हमारे साथ इस वार्ता में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, आपका भी कि आपने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आपने सुना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है और जो कुछ भी प्रधानमंत्री या भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उनका फायदा आम जनता तक पहुंचे, ऐसे कामों को और ऐसे एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति को एक तरह से पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया है और उनमें कई फैक्टर्स को साधने की कवायद की गई है। इस कवायद में पार्टी को कितना फायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हमें यही दीजिए इजाजत। एवी स्टार न्यूज पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इसे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।